हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी जो ग्रामर की क्लासेस हैं मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड पर कंटिन्यू चल रही हैं और हम लोगों ने थर्ड चैप्टर को अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक रैनन मार्टिन से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और चैप्टर 4 पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी इंग्लिश ग्रामर का बेस है। हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल्स चीज़ें को सीख लिया था, जैसे द सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है एक सेंटेंस में, द फ्रेज और क्लॉज क्या होता है, एक फ्रेज और क्लॉज क्या होता है एक सेंटेंस में, वो सीखा था। आज हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। फिर उसके आगे आने वाली क्लास में हम लोग एक एक करके पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अपने चैप्टर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी क्लास का और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि यहाँ पे लिखा है चैप्टर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम लोग अपने क्लास में सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो सब सीखेंगे। और फिर डिटेल्स में हम लोगों को एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना ही है। जैसा कि इस बुक में पॉइंट नंबर 8 पे लिखा है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच according to their use, that is according to the work they do in a sentence. The part of speech are 18 number। मतलब वाक्यों में वर्ड्स के प्रयोग के अनुसार इन्हें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इन्हें अलग अलग प्रकार में बांटा जाता है, अलग अलग तरह से बांटा जाता है। किन्हें बांटा जाता है? अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ठीक है, अलग अलग तरह से बांटा जाता है इन्हें। और इन्हें क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब वाक्य में एक सेंटेंस में वे जो कार्य करते हैं उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। किनका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं? द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 80 नंबर्स। कितनी तरह के होते हैं? नाउन 8 तरह के होते हैं। नंबर 1 पे नाउन, सेकंड पे एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और 8 पे इंटरजेक्शन। ये होते हैं हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनके बिना ग्रामर जो है इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना संभव नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 9 पॉइंट पे एक नाउन क्या होता है वो दिया है। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एक नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब होता है जो होता है वो होता है वो शब्द जिसका यूज़ किसी पर्सन, प्लेस मतलब स्थान, व्यक्ति, स्थान और वस्तु के रूप में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। यहाँ पे अकबर क्या है? अकबर जो है वो एक नाउन है, और अकबर क्योंकि एक पार्टिकुलर नेम है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। वाज अ ग्रेट किंग, किंग जो है, किंग है ये कॉमन नाउन। इसमें बहुत कई सारे मतलब कई देशों के कई सारे किंग आ जाएंगे। किंग तो कोई भी हो सकता है ना किसी देश का, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड जो है, अगला सेंटेंस हमारा, कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। कोलकाता यहाँ पर नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन, किसी सिटी का नाम है, किसी शहर का नाम है।
तो कोलकाता जो हो गया ये प्रॉपर नाउन हो गया, और हुगली भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। रिवर भी एक नाउन है, मतलब एवरीथिंग इज नाउन। इस दुनिया में जो कुछ भी है नाउन है। मतलब ये है कि आप कुछ भी देख लें अपने आसपास की चीज़ों को, उनका एक नाम होता है। जैसे पेड़, ट्री, ट्री का क्या नाम है? ट्री है, उसमें बहुत सारे पेड़ आ जाते हैं ट्री। तो चाहे वो किसी चीज़ का भी पेड़ हो सकता है, मैंगो ट्री हो सकता है, एप्पल ट्री हो सकता है। तो ये कॉमन नाउन है नाउन। अभी हम लोग यहाँ पे प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं नाउन के, ये नाउन है ना। मान लीजिए स्विच बोर्ड, आपके आसपास जो भी चीज़ें, स्विच बोर्ड। मान लीजिए जिस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं ये बुक, ये भी एक नाउन है, ठीक है। बुक है नाउन ना। तो हर चीज़ का एक नाम, नेमिंग वर्ड जो होते हैं, नाम जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। एवरीथिंग इज नाउन, मैंने जैसा कि आपको बताया। आगे जो द रोज स्मेल्स स्वीट, यहाँ पे रोज क्या है? रोज एक नाउन है, गुलाब, ठीक है। द सन शाइन ब्राइट, यहाँ पे सन क्या है? एक नाउन है, सूरज, ये भी एक नेमिंग वर्ड है, नाम है। हिज करेज वॉन हिम ऑनर, ठीक है। यहाँ पे करेज जो है वो भी एक नाउन है, ठीक है। नोट क्या लिखा है यहाँ पे? द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल एंड something that we can think of but cannot perceive by the senses। मतलब ये सभी वस्तुएं, मतलब वो सभी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, जिनकी खुशबू ले सकते हैं, वो क्या होते हैं? वो नाउन के अंतर्गत आते हैं, नाउन होते हैं। ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन आप अपनी इंद्रियों के अनुभव से, मतलब जिन्हें हम सोच सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हम उन्हें अपने सेंसेस के माध्यम से उनका अनुभव कर सकते हैं, वो भी नाउन के अंतर्गत आती हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है 10। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक एडजेक्टिव क्या होता है? ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, जो नाउन को मीनिंग देता है। यहाँ पे नाउन लिखा है, वो प्रोनाउन के लिए भी यूज होता है। मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नाउन को मीनिंग दे रहा है, नाउन में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब नाउन के लिए कुछ ऐड हो रहा है, या प्रोनाउन के लिए एक सेंटेंस में कुछ ऐड हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषता बताए जो, क्योंकि प्रोनाउन भी वहाँ पे यूज़ होते हैं जो कि नाउन की जगह पर ही यूज़ होते हैं, इसलिए वो एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन की दोनों की ही विशेषता बताता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। जैसे ही जो है एक प्रोनाउन है, तो वो एक लड़का है, और लड़का कैसा है देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो ब्रेव लड़का है। यहाँ पे राम भी हो सकता है, तो ये नाउन हो जाता। ही है तब भी प्रोनाउन है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है ही की। ब्रेव कैसा है? ब्रेव है लड़का, मतलब किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की। यहाँ पे बॉय की बता रहा है, ही इज़ ए ब्रेव बॉय। बॉय कौन है? ही तो है, तो ये बॉय की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। वो लड़का कैसा है? ब्रेव है। यहाँ पे बॉय क्या है? एक नाउन है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है लड़के की, ब्रेव बॉय है। देयर आर 20 बॉयज़ इन दी क्लास। क्या है यहाँ पे? देयर आर 20 बॉयज़ इन दी क्लास। इस कक्षा में, इस क्लास में 20 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 20 लड़के। 20 यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, और किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की।
इस कक्षा में कितने लड़के हैं? 20 लड़के हैं। क्लास की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे। इन दिस क्लास, इस क्लास में कितने लड़के हैं? 20। अगला जो 11 नंबर पर पॉइंट है, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। मतलब प्रोनाउन वो वर्ड है जिसका यूज जो होता है नाउन के स्थान पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जॉन इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। मतलब जॉन इज अब्सेंट, जॉन अब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, यहाँ पर वो जॉन भी हो सकता था, लेकिन बार बार रिपीटिशन को हटाने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ठीक है, ये प्रोनाउन हो गया। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। किताबें वहीं पर हैं जहाँ तुमने उन्हें छोड़ा था। देम यहाँ पर क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 12 नंबर पर। वर्ब। एक वर्ब क्या होती है एक सेंटेंस में, वो भी देखते हैं हम लोग। अ वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। जैसा कि एक वर्ब जो होती है ऐसा शब्द होता है जो किसी कार्य या अवस्था को व्यक्त करता है। मतलब एक्शन को और स्टेट, अवस्था को व्यक्त करे जो वर्ड, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। लड़की ने अपने कजिन को, मतलब वो चचेरा मेरा कोई भी हो सकता है या भाई बहन कोई भी हो सकता है, चचेरा में मेरा, लड़की ने अपने कजिन को एक लेटर लिखा। रोट यहाँ पर क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो ये आवाज बता रहा है एक्शन को। लड़की ने क्या किया? लिखा। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। यहाँ पे देखिए कोलकाता, अगले सेंटेंस में कोलकाता इज ए बिग सिटी। कोलकाता इज अ बिग सिटी, मतलब कोलकाता एक बड़ा शहर है। तो ये इज जो है यहाँ पर वर्ब है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। मतलब लोहा और तांबा उपयोगी धातुएं हैं। आर यहाँ पे वर्ब है। अब एडवर्ब क्या होता है अगले पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे। एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एस। जैसा कि इन सेंटेंस में लिखा है। एक एडवर्ब क्या होती है मैं आप लोगों को बताऊं कि एडवर्ब जो होता है वर्ब में मीनिंग ऐड करता है, एडजेक्टिव में मीनिंग ऐड करता है, या खुद में, मतलब एक एडवर्ब में भी मीनिंग ऐड करता है। मतलब कुछ मीनिंग को ऐड करना एडवर्ब कहलाता है, चाहे वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो। मतलब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। जैसा कि यहाँ पे इन सेंटेंसेस में लिखा है, ही वर्कड दिस सम क्विकली। मतलब उसने सवाल जल्दी से हल किया। क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है। किस तरह से किया? क्विकली। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे इसका अर्थ होगा कि ये फूल खूबसूरत है, खूबसूरत है। और यहाँ पे वेरी जोड़ दिया, ये बहुत खूबसूरत है ये फूल, तो ये इसकी विशेषता बता दी एडजेक्टिव की यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर किसकी बताई है? एडवर्ब की। शी प्रोनाउंस दी वर्ड क्वाइट करेक्टली। ठीक है, उसने उस शब्द का उच्चारण बिल्कुल सही ढंग से किया। क्वाइट, बिल्कुल सही ढंग से, करेक्टली। शी प्रोनाउंस्ड, किसका? वर्ब की यहाँ पे विशेषता बताइए। अगला जो पॉइंट है प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होता है? अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद अ नाउन
or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. मतलब प्रीपोजिशन जो होता है वो शब्द है जिसका यूज़ नाउन या प्रोनाउन के साथ ये बताने के लिए किया जाता है कि वो व्यक्ति या थिंग यानी वस्तु किसी दूसरी चीज़ के साथ किस तरह से संबंधित है, किस चीज़ के साथ किसका क्या संबंध है, ये प्रीपोजिशन बताता है। क्या मतलब ये कि नाउन और प्रोनाउन का जो होता है संबंध, प्रोनाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ, ये बताने के लिए किया जाता है प्रीपोजिशन का यूज़ कि वो व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरी चीज़ के साथ किस संबंध में है। ये इसका यूज़ जो होता है प्रीपोजिशन का इसलिए होता है, जैसे कि देयर इज़ ए काऊ इन दी गार्डन। काऊ का यहाँ पे संबंध गार्डन से बताया गया है। गाय कहाँ है? गार्डन में है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। लड़की को संगीत पसंद है। फॉन्ड ऑफ ने क्या बताया यहाँ पे? म्यूजिक से संबंध। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। मतलब एक गोरी छोटी लड़की पेड़ के नीचे बैठी थी। कहाँ पर बैठी थी? पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे। सेट अंडर यहाँ पर क्या है? एक प्रीपोजिशन है और इसका इसने संबंध बताया नाउन से। कहाँ पर बैठी थी? अंडर, नीचे, पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे। अब अगला जो पॉइंट है वो है कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस एज रामा एंड हरी आर कजिन। रामा और हरी कजिन्स हैं। मतलब एंड यहाँ पे रामा और हरी का जो है जोड़ बता रहा है, ज्वाइन किया है इन वर्ड्स को। तो वर्ड्स को ज्वाइन किया रामा और हरी को, तो एंड जो है यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। 2 and 2 make 4। मतलब 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ पे एंड जो है कंजंक्शन है, 2 और 2 को जोड़ा है यहाँ पे। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। मैं तेज दौड़ा लेकिन ट्रेन छूट गई। यहाँ पे बट क्या है? कंजंक्शन है। आई रैन फास्ट एक ये सेंटेंस हुआ, मिस द ट्रेन एक ये सेंटेंस हुआ, तो ये सेंटेंसेस को भी जोड़ता है कंजंक्शन। तो यहाँ पे बट क्या है? कंजंक्शन है। अगला जो 16 नंबर पर जो पॉइंट है वो है एन इंटरजेक्शन। एक इंटरजेक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये इंटरजेक्शन? तो वो होता है एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। मतलब ये वो शब्द है जो अचानक उत्पन्न होने वाली आपके इमोशंस को व्यक्त करता है। सडन फीलिंग जो आपके अंदर आती है उसको व्यक्त करता है। जैसा कि इस सेंटेंस में है, हुर्रा वी हैव वॉन द गेम। वाह, हमने खेल जीत लिया। हुर्रा ये खुशी को व्यक्त कर रहा है ना आपके। और सेकेंड सेंटेंस क्या है? अलास शी इज़ डेड। हाय वो मर गई। ये अलास शी इज़ डेड इसको व्यक्त करता है। यहाँ पे जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं इसको याद रखने की ठीक है ट्रिक है। नाउन का मतलब नाम। प्रोनाउन क्या होता है? नाम के स्थान पर। और एडजेक्टिव क्या होता है कि प्रोनाउन और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वर्ब काम, एक्शन और अवस्था को बताता है। एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन जो होता है संबंध बताता है। कंजंक्शन जो होता है वो जोड़ता है। और इंटरजेक्शन जो होता है सडन फीलिंग, अचानक आपके इमोशंस क्या व्यक्त कर रहे हैं वो बताता है। तो ये इसकी याद रखने की ट्रिक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने इस क्लास को में आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा जो 17 नंबर पर पॉइंट है अभी हम लोग उसे पढ़ेंगे।
और 17-18 के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? 17-18 के बाद हम लोग अपने इसे कंप्लीट करके अगली क्लास में क्या करेंगे? अगली क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो 17 नंबर पर क्या है पॉइंट? 17 नंबर पर पॉइंट है सम मॉडर्न ग्रामर इंक्लूड डिटर्मिनर्स among the parts of speech. Determiners are words like a and the, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc. which determine or limit the meaning of the nouns that follow. In this book, as in many traditional grammars, all determiners except a, an, and the are classed among एडजेक्टिव्स। मतलब कुछ जो मॉडर्न ग्रामर में क्या है, मॉडर्न ग्रामर में ये बताया गया है, क्या होता है, जो डिटर्मिनर होते हैं उन्हें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जैसे ए एंड द, दिस, दैट, दीज, दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, etc. जो उनके बाद आने वाले जो नाउन होते हैं, नाउन के अर्थ को निर्धारित या सीमित करते हैं। इस बुक में जैसा कि बहुत सी ट्रेडिशनल ग्रामर जो होती हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर की बुकों में किया जाता है। सभी डिटर्मिनर जो होते हैं एडजेक्टिव के अंतर्गत रखे जाते हैं, सिर्फ ए एंड द को छोड़कर, जैसा कि यहाँ पे लिखा है ए एंड द को छोड़कर। हमारा जो 18 नंबर पॉइंट है, एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंसेस, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belong unless we see it used in a sentence. मतलब चूँकि शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, इसीलिए ये कहना संभव नहीं है कि कोई शब्द किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित है जब तक कि हम उसे किसी वाक्य में ना देखें। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग तरह से कार्य करता है। एक सेंटेंस में एक वर्ड किस तरह से कार्य कर रहा है, ये जो तभी तय हो पाता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से काम कर रहा है, मतलब कौन सा वर्ड किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसा कि इन तीनों सेंटेंस में आपको एक वर्ड होगा और अलग अलग उसका अलग अलग तरह से यूज़ होगा, और आप ये देखेंगे इन सेंटेंस में कि वो एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए जैसे कि इन सेंटेंस में देखिए, दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पर आफ्टर क्या है, यहाँ पर आफ्टर इस सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब वे थोड़ी देर बाद पहुँचे, थोड़ी देर बाद, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे बाद पहुँचे, यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन है। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, यहाँ पर आफ्टर कंजक्शन है क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ठीक है, जो ऊपर के एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि एक शब्द का प्रयोग अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में किया जा सकता है, जैसा कि इस लाइन में लिखा है, इसका अर्थ ये होगा। अब जो ये इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज दी हुई है ये, तो इसमें हम लोग अगली क्लास में ये पहचानेंगे कि इसमें सेंटेंस में ये जो इटैलिक वर्ड दिए मतलब थोड़ा सा घूमे हुए, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कौन सा है, ये कौन सा है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया कि आफ्टर एडवर्ब भी हो सकता है, आफ्टर प्रीपोजिशन भी हो सकता है सेंटेंस में, आफ्टर कंजंक्शन भी हो सकता है, या एक सेंटेंस में राम को मतलब जैसे वो होता है कोई भी नाउन, जैसे हम लोग नाउन कह देते हैं मुंबई, मुंबई एक नाम ज़रूर है लेकिन एक सेंटेंस में किस तरह से यूज़ हो रहा है वो डिपेंड करेगा जब वो किस तरीके से काम कर रहा है वर्ड सेंटेंस में।
मैंने तो आपसे बोल दिया नेमिंग वर्ड, लेकिन वो सेंटेंस में यूज़ करेगा जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब पहचानने की बात आती है। टीजीटी में पूछ लेते हैं ये क्वेश्चंस कि इस सेंटेंस में, देखिए पिछली जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था यूपीटीजीटी का, उसमें एक वर्ड पूछा था राउंड, आई थिंक राउंड ही पूछा था। तो वो 2-3 सेंटेंस दे दिए थे अलग अलग, और उसमें ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो ही एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम कर रहा था। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये हम लोग अगली अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को अपनी यहीं तक रखेंगे। हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने बाद अपना डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।